हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। 5 चैप्टर इससे पहले हो गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसी चैनल में, तो अगर जिसने भी नहीं किया हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर जो 6 है वो पढ़ेंगे, जो 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का है, जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। ठीक, वस्तुतः कोई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैप दिया हुआ है भारत का उस समय का, और यहाँ पे कौन कौन से नगर कहाँ पे स्थित थे उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए मानचित्र 1। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। तो व्यापार और शिल्पों के जो केंद्र हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, और ये है पुष्कर, ये है अजमेर, ये वृंदावन है। ठीक, तो यहाँ पे व्यापार और शिल्पकारी वगैरह होते थे। ये हो गया हमारा मुर्शिदाबाद, ये कलकत्ता है, यहाँ है सूरत, अहमदाबाद, सोमनाथ। ठीक है, ये हो गया बम्बई, बरार, बीदर। ठीक, तो इसकी आपको लोकेशन देख लेनी है ध्यान से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ये है बीजापुर, गोलकुंडा, ये कृष्णा नदी का क्षेत्र है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो कहते हैं। ये हो गया हमारा मछलीपट्टनम, हम्पी, कमालपुरम, ठीक, तिरुपति, और ये है मद्रास, महाबलीपुरम, उरैयूर, तंजावुर, मदुरई, ये है कावेरी नदी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रशासनिक केंद्र के बारे में। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, ठीक, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। तो तंजावुर जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था की यात्रा पर चले। तो अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है। वर्ष में 12 महीने, मतलब 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। ठीक, ये इसको आपको फील करना है, कल्पना करनी है। ठीक, तो एक ये जो स्टोरी है आपके दिमाग में, आपको ऐसी कल्पना करते हुए चलना है, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक, लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन, ठीक, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। ठीक, तो ये एक नाम है जो कि एक वास्तुकार है, तो उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। ठीक, नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के शालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई, ठीक, स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। आगे देखते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। ठीक, तो ये एक रीजन है कि शासक जो है मंदिर क्यों बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित
पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। दर्शनार्थी मतलब मंदिर को जो लोग देखने आते थे, जो लोग दर्शन करने आते थे, वो लोग भी दान दक्षिणा देते थे। आगे देखें, कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। तो ये जो तकनीक है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी कि टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। घंटे की जो ध्वनि होती है वो यही उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां, जो कि हम लोगों ने अध्याय 2 में देखा था, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। जो तकनीक है कौन सी है? लुप्त मोम तकनीक। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसे छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। ठीक, तो ये एक तकनीक है, कौन सी? लुप्त मोम तकनीक। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखें, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सनय सनय, सनय सनय मतलब धीरे धीरे, सनय सनय समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मंदिर नगर का विकास कैसे हुआ है। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन यानी कि भीलसा या विदिशा। ठीक, जो विदिशा है जो कि मध्य प्रदेश में है, वो एक एग्जाम्पल है। और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ चित्र 1 जो है हम लोगों ने ये देखा है, कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। आगे देखें, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलई जो कि तमिलनाडु में, ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर जो कि राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। कौन? अजमेर। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अध्याय 8 में हम लोग देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए। कहाँ पे? अजमेर में। और अनेक दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखें, अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं अपने जिले के नगरों की सूची बनाएं और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर, नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकृत करें। ठीक, तो ये बच्चों के लिए जो है समझने के लिए चीज दी हुई है। आगे देखें, छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उप उप उपहाद्वीप, ठीक, उपहाद्वीप जो कि उपमहाद्वीप समझ सकते हैं इसको। ठीक, तो उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा। ठीक, तो मंडपिका यानी कि मंडी होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। कहाँ? मंडी पे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट, ठीक, तो दुकानें एवं बाजार जो गली में थे मंडी में, उनको क्या कहते थे? हट कहते थे। बाद में उन्हें हाट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बस कर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी जो व्यापारी थे वो नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ठीक,
अब ये हम लोग देख सकते हैं चित्र नंबर 2, जो कि नगर का एक बाजार है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक बाजार है, यहाँ पे देखें तो दुकानें लगी हुई हैं। ये सब जो है व्यापारी हैं जो बेचने आए हुए हैं, खरीदने आए हुए हैं। ठीक, तो ये हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का तो माहौल वहाँ रहता था। आगे देखें, आम तौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। क्या करते थे? कर लगाते थे। और कभी-कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। आगे देखें, बाजारों पर कर, इसके बारे में समझते हैं। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। ठीक, यहाँ सारांश दिया हुआ है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे। ठीक, तो ये जो है ये बच्चों के लिए दिया गया, समझने के लिए समझते हैं इसको। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। ठीक, तो ये सब आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। ठीक, तो ये लकड़ी है, इस पे जो है नक्काशी कर रहा है, तो यहाँ पे यही बताया गया। आगे देखते हैं, बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, जो कि 7 में हम लोग देखेंगे क्या है बंजारे। बंजारे लोग, जो बंजारे मतलब जो लोग अलग अलग जगह घूम के रहते हैं, बसते हैं, वहाँ काम करते हैं। ठीक, इस प्रकार के जो लोग होते हैं अलग अलग जगह घूम के, तो उनको बंजारा कहते हैं, भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। मतलब अपना एक ग्रुप बनाते थे जिनका एक लीडर होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, यानी कि जिसको गिल्ड बनाते थे। ठीक, जो व्यापार संघ होता था उसको क्या बोलते थे? गिल्ड बोलते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम, ठीक, तो ये आपको याद रखना है, मणिग्रामम और नाना देशी। ठीक, ये ग्रुप थे जो आपको नाम याद रखने, मणिग्रामम और नाना देशी। कहाँ थे? दक्षिण भारत के। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, तो ये जो लोकेशन है ना, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। तो ये आपको मैप में देख लेना है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि ये अगर भारत है, तो भारत से अगर साउथ में देखें तो ये है साउथ, ये है ईस्ट। तो यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पे जितने भी कंट्री पड़ते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, ठीक, और देखें तो थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ठीक है, तो ये सब आते हैं हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में। आगे देखें, इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से, ठीक, तो अफ्रीका की लोकेशन देखनी है, अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी कहाँ से क्या चीजें आती थी, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाएं। ठीक, तो ये सब चीजें आपको समझनी है। और जैसा कि देख रहे हैं कि व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, तो एक दूसरे के कल्चर से भी वो लोग अवगत होते थे। एक दूसरे के कल्चर, संस्कृति के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में लोग जानते थे कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग हैं, भाषा किस प्रकार की बोलते हैं, किस प्रकार के, तो मतलब विचारों का, भाषा का, कल्चर का आदान प्रदान होता गया और ये जो है धीरे धीरे डेवलप होते गए। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी है। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। ठीक, तो ये आपको देखना है पश्चिमी तट को। लाल सागर आपको देखना, लाल सागर कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े
इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाए। ठीक, तो ये जो कारण है यूरोप का भारत में आने का, तो ये कुछ कारण है जो यूरोपवासी, जो यूरोप के व्यापारी थे, वो भारत आने के लिए किस प्रकार से अट्रैक्ट हुए। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं, काबुल के बारे में पढ़ते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ठीक, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। आगे देखते हैं, नगर में शिल्प। नगर में शिल्प, इसके बारे में समझते हैं, वो पढ़ते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। ठीक, क्यों पड़ा? क्योंकि बीदर शिल्पकार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, काम वगैरह कर जो कि बहुत ही अच्छे से करते थे। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। ठीक, कौन? सालियार और कैकोलार। और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। ये देख सकते हैं। फिर नंबर 4 में पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण, ये जो काला आवरण आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है डिजाइन। ठीक, यहाँ पे एक मोमबत्ती दान है, मतलब यहाँ पे मोमबत्ती ऊपर यहाँ पे इस तरीके से खड़ी हो जाती थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। देखें तो इस तरीके से। ठीक, ये है एक शॉल का बॉर्डर, कितना ही बारीकी से और अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता था। ये देख सकते हैं, यहाँ की छोटी छोटी डिजाइन है। ठीक है, आगे पढ़ें। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल, ठीक, तो पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखनी है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। ठीक, तो मुर्शिदाबाद जो है रेशमी वस्त्रों का क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। कौन? मुर्शिदाबाद। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आज सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। ठीक, तो इंग्लैंड की जो मिल थी, वहां पे मशीनें थी, वहां जो है अलग टेक्नोलॉजी थी विकसित, जो हो रहा था वहां पे, सारी चीजें, मशीनरी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गई थी, तो उसके कपड़ों के मुकाबले यहाँ के जो कपड़े थे वो टिक नहीं पा रहे थे। ठीक, इसलिए जो है वो वहां पर जो मुर्शिदाबाद का जो सिस्टम था, सारी चीजें थे वो बेकार हो गई। हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नजर। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो ये जो घाटी है तुंगभद्रा और कृष्णा की, ये आपको मैप में देखनी है, भारत के मैप में। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे कि जो पत्थरों को जो चिपकाते हैं सीमेंट वगैरह से, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको फंसाया गया है पत्थरों को एक दूसरे से, और उसी प्रकार से ये किला बना है। ये देखें, हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का
दृश्य। ये चित्र बना हुआ है, ये देख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के जोड़ने वाली चीज का उपयोग नहीं हुआ है, देख सकते हैं इसमें ईंटों के बीच में। ठीक है, आगे देखें। एक किलाबंद नगर के बारे में समझते हैं। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। क्या वर्णन किया है? गांवों से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट और चपटी हैं। आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था, ये आपको इसके बारे में विचार करना है। आगे देखें। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और तोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम क्या था? मूरों। ठीक, तो ये याद रखना है। टिट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष, जो कि शिव, विरूपाक्ष कौन है? शिव। शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थीं देवदासियां। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। कौन सा? नवरात्रि पर्व। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। ये हम लोग देखते हैं। नंबर 7 है हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। ठीक, तो ये जो है पत्थर का रथ बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पत्थर बने हुए, ये पहिए हैं। तो अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। आगे ये देखें। वाणिज्य केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। ठीक, क्या है? वाणिज्य केंद्र इसे कहते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। ठीक, पश्चिम का प्रवेश द्वार कौन? सूरत, क्योंकि कहाँ पे है? बिल्कुल पश्चिम में है सूरत, जो कि गुजरात में। ठीक है, तो वहां से प्रवेश द्वार इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी वहां से गतिविधियां होती थी, अरब से जो भी लोग आते थे, तो वो सूरत से ही आते थे। सूरत मुगल काल में कैम्बे यानी कि आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर, ठीक, तो ये आपको मैप में देखना है। सूरत जो कि कहाँ पे? ओरमुज की खाड़ी भी आपको मैप में देख लेनी है। से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते। तो ये मक्का कहाँ पे है, ये भी आपको मैप में देख लेना है। सूरत एक सर्वदेशी नगर था, जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। कितने? 100 जहाज, यानी 100 जहाज लगभग एक वक्त पर लगे रहते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। ठीक, बेचती थी। और जो दुकानें थी वो बेचती थी कैसे? सूती कपड़ा, थोक और फुटकर। और सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों, जरी, जिसको जरी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहां भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जरी की गई जो हुंडियों को
दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, ठीक, तो मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, ठीक, तो ये आपको लोकेशन देखनी, इराक में बसरा, ठीक, तो ये भी आपको देख लेना मैप में, और बेल्जियम में एंटवर्प, ये भी आपको मैप में देखना है कि बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधःपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, और बंबई, जो कि वर्तमान मुंबई है, से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था, और आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। यहाँ पे देखते हैं हुंडी। हुंडी क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र किसी और जगह प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जोखिम भरा दौर, मुस्लिमपट्टनम के लिए चुनौती। मुस्लिमपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। हम लोगों ने मैप में देखा था। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मुस्लिमपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मुस्लिमपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ठीक, तो किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने बनाया था मुस्लिमपट्टनम का किला। तो ये फैक्ट भी याद रखना है। आगे देखें, मछुआरों का एक गरीब नगर देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मुस्लिमपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जो जल स्रोत हैं खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अब देखें, अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मुस्लिमपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया? तो ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां से जो कि दक्षिण पूर्व के जो एशिया के जो देश थे वो वहां से पास पड़ते थे। ठीक, तो वहां पे ही बस्ती बसाने का जो है निर्णय लिया होगा। आगे देखें, गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने, ठीक, कहाँ के? गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो इनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, वर्तमान मुंबई, कलकत्ता, जो कि वर्तमान कोलकाता है, और मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई में चले गए, तब मुस्लिमपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया, और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। आगे देखते हैं नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में
तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप में रंग रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े-बड़े परिवर्तन आए। जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम, ठीक, मद्रास में क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके बारे में जो कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। और आगे ये यहाँ पे चित्र 8 दिया गया है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क, ठीक। तो ये हम लोग देख सकते हैं बंबई की एक सड़क, ये देखिए, ये बंबई की सड़क है, इस प्रकार से है। अब हम लोग देखते हैं वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ, ठीक, तो अटलांटिक महासागर कहाँ पे, ये आपको देखना है, के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर, ये कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक, केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। यानी कि 1498 में पहुंचा और अगले ही वर्ष वो 1499 में वो पुर्तगाल पहुंच गया। यानी कि तुरंत से वो फिर से उसने 1 साल की यात्रा अपनी कंप्लीट की और वापस से पुर्तगाल पहुंचा। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए, वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। आगे देखें, एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, कहाँ का था, इटली का था, कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1942 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा, ठीक। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े-बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया, ठीक। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला चैप्टर भी हो गया है हमारा कंप्लीट और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसकी आप लोग आंसर राइटिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। क्लास जो 7 का 6 चैप्टर था, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अपना 7वां चैप्टर, 7 चैप्टर, ठीक। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।